capital. Human capital refer to skill, knowledge, health and abilities possessed by the individual which contribute the productivity and economic value. ह्यूमन कैपिटल क्या है? कैपिटल का अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। कैपिटल हमें भविष्य में प्रॉफिट कमा के देगा। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? जो व्यक्ति देश की प्रोडक्टिविटी, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा के देगा, वो देश के लिए कैपिटल है। उस कैपिटल का नाम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। उसकी जो भी स्किल, नॉलेज और उसकी हेल्थ, मतलब स्किल, नॉलेज और हेल्थ, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है उसके पास होने के लिए, ताकि वो इंडिविजुअल अपनी प्रोडक्टिविटी दे सके। अनलाइक फिजिकल कैपिटल, ये मशीन बिल्डिंग होती है ना, वैसे तो ये भी प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों के लिए काम होती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल इनको ऑपरेट करने वाला होता है और इनको ऑपरेट करने वाला बेस्ट होना चाहिए। तो ह्यूमन कैपिटल का जो फोकस है वो क्या होता है? वो डेवलपमेंट पे होता है, लोगों के रिसोर्सेज के रूप में। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि फोकस करेंगे कि मानव का विकास कैसे किया जाए, मानव पूंजी का विकास कैसे किया जाए। तो कंसेप्ट क्या है ह्यूमन कैपिटल का? ह्यूमन कैपिटल इज कंसिडर्ड एन एसेट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल एक एसेट है देश के लिए, जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान देगा, उसके विकास में योगदान देगा। एजुकेशन, स्किल, हेल्थ एंड वेलबींग और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज में इसका महत्वपूर्ण रोल है। इकोनॉमिक व्यू क्या है? थियोडोर स्कोल्ज एंड गैरी बिकर ने इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया और एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट का महत्व बताया कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में। तो इम्पोर्टेंस क्या है कैपिटल की, ह्यूमन कैपिटल की? सबसे पहले देश की ग्रोथ के लिए स्किल्ड एंड हेल्थी वर्कर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। हाई इनकम लेवल, एजुकेटेड जो इंडिविजुअल है वो अच्छी वेजेस ले सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड एडेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सोशल डेवलपमेंट, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड एंड रिड्यूस पॉवर्टी। सिंपल सी बात है, गरीबी को कम कर देगा, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा देगा। इसके लिए ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल का होना। तो ह्यूमन कैपिटल को कैसे डिटरमाइन किया जा सके? देखो, अलग जगह पे अलग अलग तरीके हैं। सबसे कॉमन चीज़ उनकी एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन में फॉर्मल एजुकेशन दे सकते हैं कि वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उसकी शिक्षा कराई जाए ताकि उसकी नॉलेज और स्किल को बढ़ावा मिले। ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए, मतलब अब शिक्षा मिल गई, अब वो किसी कंपनी में काम करने जाएगा तो उस कंपनी में ऑन द जॉब, मतलब जॉब मिली उसी टाइम उसको उसकी स्पेशलाइज दी जाए उसकी ट्रेनिंग में, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो आगे है हेल्थ के ऊपर। देखो, एक व्यक्ति है, स्किल है, लेकिन हेल्थ ठीक नहीं है तो काम नहीं चलेगा। तो मोर प्रोडक्टिविटी के लिए उसका हेल्दी होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि उसके हेल्थ केयर सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट की जाती है। न्यूट्रिशन और सेंसेशन, इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एफिशिएंसी, उसकी लाइफ को भी बढ़ाया जाता है। व्यक्ति पैदा हुआ 20-30 साल की उम्र में, उनकी डेथ हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? शिक्षा पूरी 30 साल की उम्र तक पूरी जाकर होती है लोगों की, तो इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी बढ़ाना ज़रूरी है और इफ़िशियंसी भी उनके अंदर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस, अब एक व्यक्ति है, शुरू में किसी कंपनी में लगता है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस बनाता है। तो धीरे धीरे उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो उसकी क्या करता है? स्किल और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर देता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो व्यक्ति है ना, उसको अपने देश के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो मूव कर जाता है एक एरिया से दूसरे एरिया में। तो इस तरह से जो सोशल प्रोडक्टिविटी दूसरी जगह पे चली गई इंडिविजुअल की, उसे माइग्रेशन कहते हैं।
तो माइग्रेशन भी देखने को मिलता है, लेकिन माइग्रेशन अच्छा भी है। माइग्रेशन जैसे कि किसी देश में गया, वो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और वापस अपने देश में आया और बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ देश में काम किया, तो देश की ग्रोथ बढ़ेगी और माइग्रेशन दूसरे देश के लिए भी अच्छा है। रिसर्च एंड इन्वेशन। रिसर्च एंड इन्वेशन क्या है? देखो, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, ताकि उनकी क्या हो, नॉलेज इंप्रूव हो, टेक्निकल एडवांसमेंट हो। अब एआई का ज़माना है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, इनोवेशन आ रही है अलग अलग, तो उसकी स्किल भी लोगों को ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों की स्किल के साथ उन्हें रिसर्च और इनोवेशन पे भी जोर देना चाहिए सरकार को भी। तो क्या प्रॉब्लम आती है ह्यूमन कैपिटल को मेज़र करने में? जो ह्यूमन कैपिटल को मेज़र करने में हमें इंटेलिजिबल नेचर में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। मतलब जैसे कि फिजिकल कैपिटल के जैसे नहीं है, हम उसे डायरेक्टली क्वांटिफाइड नहीं कर सकते, सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति एजुकेटेड है, स्किल है, तो उस काम को पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकता। कई लोग देखते हैं हम बिना इतनी एजुकेशन के वो बेहतर काम करते हैं दूसरों से। तो एजुकेशन लेवल और हेल्थ स्टेटस ये सिर्फ एक प्रॉक्सीज हैं, क्या है, ये सिर्फ मायने हैं, बट पूरी तरह से पोटेंशियल को कैप्चर नहीं कर सकते। तो क्वांटिटी और क्वांटिटी में क्या अंतर है? सिंपली काउंटिंग की जाए एजुकेटेड और हेल्दी लोगों की, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता उनकी पूरी तरह से नॉलेज और स्किल को। रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी देखने को मिलती है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर पे जोर दिया जाता है। अब आप अपने गांव के स्कूल से शिक्षा प्राप्त करो और आप एक दिल्ली जैसी शहर से शिक्षा प्राप्त करो, दोनों में अंतर साफ देखने को मिलता है। तो एजुकेटेड किया, हेल्थ सेक्टर में देखो, सरकारी से तो सरकारी अस्पताल वो भी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल अच्छा अस्पताल एक वो भी अस्पताल है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से एजुकेशन और हेल्थ केयर देखने को मिलता है, जो पूरे नेशनल लेवल को एक कंप्लीटिंग करता है, पूरे एक तुलनात्मक पहुंचा देता है, कंपटीशन भी खड़ा कर देता है। इनफॉर्मल लर्निंग, स्किल गेन थ्रू इनफॉर्मल मेथड, जैसे कि एक्सपीरियंस एंड फैमिली बिजनेस और अक्सर ओवरलोड। मतलब जिसका फैमिली बिजनेस है, जिसे एक्सपीरियंस है, वो इसके अंदर नहीं आ रहा, ये लेकिन ये एक्सपीरियंस ये एक स्किल है, ये इनफॉर्मल मेथड के थ्रू आई है। तो इनफॉर्मल लर्निंग भी देखने को मिलती है, ये भी प्रॉब्लम आती है। डायनेमिक नेचर, ह्यूमन कैपिटल चेंज होता है ओवर टाइम ड्यू टू एजिंग, रिटेनिंग एंड माइग्रेशन, मेकिंग कॉन्स्टेंट मेजरमेंट डिफ़िकल्ट। मतलब क्या है कि ह्यूमन कैपिटल है, उसकी एज बढ़ती जाती है, वो दूसरे देश में चला जाता है और अलग अलग प्रॉब्लम आज करंट टाइम पे भी देखने को मिल रही है। तो इस स्थिति के कारण भी इसमें प्रॉब्लम आती है मेज़र करने में। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम को मेज़र करने की तरीक़ा को सुधारने के लिए? स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक कॉन्सिस्टेंट मैट्रिक्स का यूज करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेथड यूज करना चाहिए। कंप्रिहेंसिव डाटा, हमें डाटा को कलेक्ट करना चाहिए बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग के थ्रू। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ ट्रैक चेंजेस इन ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। मतलब टाइम टू टाइम हमें क्या करना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल का पूरी तरह से ट्रैक करना चाहिए, क्या क्या चेंज आ रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है। फोकस ऑन क्वालिटी, इनकॉर्पोरेट क्वालिटीज एक्सपेक्ट लाइक क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब क्या है कि इनकॉर्पोरेट क्वालिटी एस्पेक्ट को हमें कोऑपरेट करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। प्रॉब्लम सोल्व को करने के लिए हमें क्रिएटिविटी का भी सहारा लेना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है इसका? ह्यूमन कैपिटल इज ए की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल प्रोग्रेस। ह्यूमन कैपिटल की ड्राइवर है हमारी इकोनॉमिक्स और सोशल प्रोग्रेस का, बट इट्स मेजरमेंट पुश सिग्निफिकेंट चैलेंज, परंतु इसके जो मेजरमेंट है उसके सिग्निफिकेंट चैलेंज देखने को मिलते हैं। बाय एड्रेसिंग दिस इशू एंड इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, इन सब इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं एजुकेशन, हेल्थ और स्किल में इन्वेस्ट करके, और अनलॉक कर सकते हैं फुल पोटेंशियल को और अचीव कर सकते हैं सुटेबल डेवलपमेंट। थ्योरीज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड देयर प्रैक्टिकल अप्रेजल इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। मतलब एक विकसित होते हुए इकोनॉमिक्स में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है?
Human capital formation refer to the process of improving the skill, knowledge, health individual to increase their productivity. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि जो मन में स्किल, नॉलेज और उनके हेल्थ को सुधारना ही, ताकि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और इकोनॉमिक्स की वैल्यू को बढ़ा सके, इसके लिए इसका काम करना है. सेवरल थ्योरीज हैव बीन डेवलप्ड टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट. विभिन्न प्रकार की थ्योरीज ली गई है जो इस कंसेप्ट को विकसित करती हैं और जो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में इनका रोल देखने को मिलता है. थ्योरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या थ्योरी है? सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरीज के हिसाब से देख सकते हैं. जो शुरुआती इकोनॉमिक्स थे जैसे कि एडम स्मिथ, उन्होंने जोर दिया था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को, उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. ह्यूमन कैपिटल वाज व्यूड एज एन इन्वेस्टमेंट सिमिलर टू फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल को जैसे हम फिजिकल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, वैसे ह्यूमन कैपिटल को भी देखा जाता है. रिलीवेंस टू डेवलपिंग इकोनॉमिक्स. इसका विकसित भारत में कैसे इसका रोल होता है. एम्फेसिंग इन्वेस्टिंग इन बेसिक एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर वर्कशॉप डेवलपमेंट. तो क्या है कि बेसिक एजुकेशन से लेकर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो पूरी तरह से डेवलपमेंट में मुख्य योगदान देते हैं. स्क्योल्स की इन्वेस्टमेंट थ्योरी क्या थी, क्या कहते हैं? थियोडोर स्क्योल्स इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट एजुकेशन. थियोडोर स्क्योल्स ने इंट्रोड्यूस किया एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में. उसने आर्ग्यू किया कि इन्वेस्ट करना ह्यूमन कैपिटल में वो हायर इंडिविजुअल इनकम को लीड करेगा और इससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी जा सकती है कि जो देश विकसित हो रहे हैं उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता, उनके बेनिफिट होगा गरीबी के सर्कल को तोड़ने के लिए. एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है कि जो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है देशों में जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश में, इस प्रोग्राम में स्कूल्स इन्वेस्टमेंट थ्योरी के अंतर्गत जो बताई गई वो देखी जाती बात है. बेकर कैपिटल थ्योरी क्या कहती है? गैरी बेकर ने स्क्योल्स के वर्क को ही आगे बढ़ाया. उन्होंने हाईलाइट किया कि एजुकेशन और ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोडक्टिविटी के बढ़ाने के लिए. उन्होंने रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट दिया. इसका मतलब है कि अगर एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर पे जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें उतना ही ज़्यादा सोशली रिटर्न मिलेगा. इसका रिलीवेंस किस चीज़ में देखने को मिलता है? जो विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाएं देश हैं वो इस चीज़ का सामना करते हैं. उन्हें हायर रिटर्न इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उनकी बेसिक लिटरेसी और हेल्थ केयर इनिशिएटिव को लेकर. जैसे कि इंडिया को स्किल इंडिया मिशन के तहत उन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी को और वोकेशनल ट्रेनिंग को इन्हेंस किया है, बढ़ाया इस चीज़ को. एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी क्या है? ये थ्योरी प्यूल रोमर द्वारा दी गई थी जो ह्यूमन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल प्रोग्राम को जोर देता है. उन्होंने हाईलाइट किया था उनके इन्वेस्टमेंट को रिसर्च और हायर एजुकेशन के लिए ताकि एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बन जाए. इस चीज़ का चैलेंज भी देखने को मिलता है लिमिटेड रिसोर्स फॉर एडवांस एजुकेशन और रिसर्च के अंदर. और इसमें क्या किया जाता है? लिमिट इनोवेशन ड्राइविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया जाता है. प्रैक्टिकल अप्लेजर क्या देखने को मिलता हमें डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में ह्यूमन कैपिटल का? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? ये सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा. जैसे कि ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे साउथ कोरिया एजुकेशन और दिखाते हैं रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये इनकम लेवल को भी सुधार देगा. एजुकेटेड और स्किल इंडिविजुअल है उनकी वेजेस भी ज़्यादा होगी और वो गरीबी को भी कम कर सकेंगे. इनहेंस हेल्थ आउटकम्स, इन्वेस्टमेंट जो दिया जाता है हेल्थ के ऊपर वो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा और उनकी जो उपस्थिति को कम कर
कर देगा, मतलब जो एब्सेंट रहते हैं उसको कम कर देगा, वो ज़्यादा काम करेंगे। चैलेंज क्या देखने को मिलता है इसको लागू करने में? सबसे पहले उनके पास कमी होती है फंड्स की लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट के लिए। डेवलपिंग इकोनॉमी जो विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको इस चीज़ में इनके पास बहुत सी रिसोर्स की कमी होती है। और साथ में अगर हम एजुकेशन के लिए बहुत से स्कूल खोल दे, हेल्थ के लिए बहुत से अस्पताल खोल दे, तो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा जितनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी मैटर करती है। तो हमें क्वालिटी को भी मैटर रखना होगा ताकि हमारी एजुकेशन अच्छी बने। ब्रेन ड्रेन की समस्या भी बनकर आती है अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में वे माइग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। इससे क्या है, जो बेनिफिट है उनकी जो होम इकोनॉमिक्स है, जो देश की इकोनॉमिक्स है, उनकी कम हो जाती है। जैसे भारत की इनक्वालिटीज़, जेंडर और रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी देखने को मिलती है, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोग्राम को की इफेक्टिवनेस को लिमिट कर देती है। वी फॉरवर्ड फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, उन्हें क्या फॉरवर्ड करना चाहिए? उन्हें पब्लिक इन्वेस्टमेंट में को बढ़ाना देना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और हेल्थ केयर में गवर्नमेंट को ये ज़रूर करना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि वो स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम को चलाकर आगे देश की ग्रोथ को फोकस कर सके। और उन्हें क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, अर्थात जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए, एक करिकुलम डिज़ाइन किया जाए, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाए और रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखा जा सके। कंक्लूजन क्या है? जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है वो एक वैल्यूएबल इंसाइट, एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रोवाइड करती है विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं के लिए। हालांकि प्रैक्टिकल चैलेंज देखने को मिलते हैं इसमें कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिट होते हैं और ब्रेन ड्रेन, इनक्वालिटी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, जिसे एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो टारगेटेड पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है ताकि सभी की इंक्लूसिव ग्रोथ हो और एक विकसित अर्थव्यवस्था से विकसित देश की ओर बढ़े और लेवरेज ह्यूमन कैपिटल टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक अच्छी तरीके से जो टिकी रही अर्थव्यवस्था उसकी विकसित करने की तरफ बढ़ सके। क्या रोल है पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर? तो देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रेफर टू इम्प्रूविंग द नॉलेज, स्किल, हेल्थ एंड द एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति की नॉलेज, स्किल, हेल्थ और उसकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी को सुधारना, जो कंट्रीब्यूट देता है किसी भी देश की प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देने का काम करता है। इसमें दोनों पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो रोल ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या रोल है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर? तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट के लिए। जो ये इन्वेस्टमेंट है ये ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करती है। इसमें के एरिया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए? एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और जितनी भी प्रोवाइड एक्सेसिबल एजुकेशन है उसको इन्वेस्ट करती है उसके में। और ये फोकस देती है प्राइमरीली और सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ, जो लिटरेसी और बेसिक स्किल को बढ़ावा देता है। हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो सुधारते हैं और वेलबींग सभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, जैसे कि इंक्लूड इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स और फ्री हेल्थ केयर सर्विस दी जाती है। जैसे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बता रखा है, तो इस तरह की स्कीमें चलाई जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग, पब्लिक इंस्टीट्यूशनल प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देती है, वोकेशनल ट्रेनिंग को जोर देती है, इन सब के ऊपर महत्व रखती है। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट का क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। इससे जो अपॉर्चुनिटी है और मार्जिनलिस्ट है
पुअर सेक्शन के सोसाइटी के लिए वो इंश्योर कर देता है। सोशल बेनिफिट ये पॉवर्टी को कम करने का काम करता है और क्राइम रेट को भी कम करने का काम करता है और एक बेटर सोशल हार्मोनी को बनाने का काम करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ ए हेल्दी और एजुकेटेड वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट देता है प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन के अंदर। एग्जाम्पल क्या है पब्लिक इन्वेस्टमेंट के? मिड डे मील स्कीम जैसे हम देख सकते हैं, जिसमें स्कूलों में इम्प्रूव किया जाता है उनके न्यूट्रिशन को। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर उसमें जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनको हेल्थ केयर सेक्टर प्रोवाइड की जाती है। रोल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर, इससे भी प्रोग्राम क्या है प्राइवेट के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन वे खुद के प्रॉफिट के लिए चलाते हैं। लेकिन क्या इसका रोल भी है कि एरिया क्या है? प्राइवेट एजुकेशन, जैसे कि प्राइवेट स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेज की जाती है, यूनिवर्सिटीज़ खोल जाती है जो स्पेशलाइज्ड और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें, जो महत्वपूर्ण शिक्षा में रोल निभाते हैं। जो बच्चे हैं जो अच्छी घर से बिलोंग करते हैं उनके लिए प्राइवेट एजुकेशन बहुत अच्छी रखती है, क्योंकि इतना ज़्यादा सरकारी में ध्यान दिया नहीं जाए तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कंट्रीब्यूट होता है ग्लोबल कॉम्पिटेंस को भी बढ़ावा देता है। ये हेल्थ केयर सर्विस में देख सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक है वो एक एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने का काम करते हैं और इंडिविजुअल स्पेंड करते हैं इंश्योरेंस, फिटनेस और न्यूट्रिशन के ऊपर। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंपनीज जो इन्वेस्ट करती हैं एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड इन्हेंस प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटेंस को ये बढ़ाने का काम करती हैं। तो क्या इम्पोर्टेंस है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का? तो इन्होंने इनोवेशन और क्वालिटी को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने बेटर टीचिंग मेथड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम दिया, जैसे कि आज फिजिक्स वाला स्टडी IQ जैसे कोचिंग सेंटर भी हैं जो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मीटिंग डिमांड, जो हाई ब्रिज गैप था जो पब्लिक फंडिंग के अंदर, तो उन्होंने उसको पे करने का काम किया है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इन्होंने इंडिविजुअल और इंटरनेशनल मार्केट में इंडस्ट्रीज़ में पूरी तरह से इंडिविजुअल को तैयार करने का काम किया है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसे कि अमित, अशोका, मैनिपल इंडिया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि इन्फोस और TCS में चलाए जाते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट का काम करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या वे देखने को मिलती है हमें और क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। डेफिनेशन जैसे कि इन्वेस्ट बाय द गवर्नमेंट, जो पब्लिक में क्या किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर और पब्लिक एंटरप्राइज पे इन्वेस्ट किया जाता है। प्राइवेट में किया जाता है इंडिविजुअल बिजनेस और कॉर्पोरेट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर जोर दिया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे फोकस दिया जाता है। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट एक्सपेंशन और रिटर्न ऑन कैपिटल, इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जाता है। सोर्स क्या है इसके फंड का? टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग फॉर गेन एड एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसमें सेविंग, बैंक लोन, कैपिटल मार्केट, FDI। रिस्क एंड रिटर्न, इसमें लो रिस्क रिटर्न आर डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें हाई रिस्क और ऑफर डायरेक्ट फाइनेंशियल रिटर्न। डिसीजन मेकिंग, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मार्केट ड्राइविंग बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, डिमांड एंड कॉम्पिटिनेंस, तो ये सब जोड़ दिया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी and efficiency, less flexible due to political and bureaucratic constraint, more flexible and efficient due to market force. Impact on economy, leads to economic stability, infrastructure development and social welfare, driving innovation, productivity and job creation. Example, road, railway, hospital, school, public utilize, factories, IT firm, real estate startups. चैलेंज क्या देखने को मिलते हैं हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर? तो पब्लिक सेक्टर चैलेंज है लिमिटेड बजट एलोकेशन एंड इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, कॉर्पोरेशन एंड बजटिंग, ब्यूरोक्रेटिक डिले। प्राइवेट सेक्टर चैलेंज है फोकस ऑन प्रॉफिट में एक्सक्लूड मार्जिनलिस्ट ग्रुप, हाई कॉस्ट प्राइवेट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो क्या रिकमेंडेशन दी गई है इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें कोलैबोरेट करना चाहिए हमें क्वालिटी के साथ।
इंक्रीज बजट एलोकेशन, गवर्नमेंट को एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए बजट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। फोकस ऑन इक्वलिटी, मतलब यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में मार्जिनलिस्ट ग्रुप को बेनिफिट देना चाहिए। इंक्रीज स्किल डेवलपमेंट, इसमें बोथ सेक्टर वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग देना ज़्यादा ज़रूरी है। कंक्लूजन, दोनों प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सोशल वेलफेयर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जोर देती है। एक बैलेंस्ड अप्रोच दिया जाता है दोनों के कोलैबोरेशन द्वारा, जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पर जोर देते हैं।